जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास की रोटी खा लेंगे, अच्छा, लेकिन हजारों वर्षों तक भारत के साथ युद्ध करेंगे। मेरा मानना यह है कि किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता हम शिमला समझौते के अनुसार स्वीकार नहीं कर सकते और इस पर खुद पाकिस्तान भी एग्री। वाहिनी के अंदर वो लोग थे जो एक तो सैनिक थे जो पाकिस्तान की सेना में शामिल रहे थे या शामिल थे और इस बात से नाराज थे कि शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और नतीजे नहीं माने गए। नमस्कार साथियों, मैं राजेश खुर्दी आप सभी का आपके चैनल हमारे चैनल थारो देहाती पर स्वागत करता हूं। और आज हम हैं पाना देवी कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के व्याख्याता श्री विमल जी यादव के साथ और इनसे हम बातचीत करेंगे भारत पाक रिश्तों पर विशेष तौर पे और विशेष तौर पे 1971 की जंग, वो उसका क्या माहौल था, किस तरीके से वो लड़ा गया था, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या रहे थे और उस संदर्भ में आज की जो पृष्ठभूमि बनी हुई है हमारे देश की और पाकिस्तान के रिश्तों की, इनको हम किस नज़रिए से देखते हैं, इस पे हम विमल जी से बातचीत करेंगे। तो विमल जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला। नमस्कार राजेश। तो विमल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि हमने पहले सिंधु जल समझौता उसको स्थगित किया, उसके बाद में पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और जो शिमला समझौता था उसको उन्होंने स्थगित कर दिया। तो थोड़ा सा इसका संदर्भ हमें बताइए कि जो शिमला समझौता था उसका जो 1971 में युद्ध हुआ था, तो इसके बीच में क्या मतलब एक दोनों का क्या कंपैरिजन था, किस कारण से हुआ था, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि 1971 के भारत पाक युद्ध का था, उसके क्या कारण रहे, थोड़ा सा बताइए। जो अभी आपने बताया कि सिंधु जल समझौता स्थगित होने के पश्चात पाकिस्तान ने भी शिमला समझौता स्थगित कर दिया, तो शिमला समझौते का सीधा संबंध 1971 के भारत पाक युद्ध से है। और 1971 का जो भारत पाक युद्ध है, जैसा कि आपको पता है कि देश का जब विभाजन हुआ तो दो पाकिस्तान बनाए गए, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो था वो पूर्वी बंगाल होता था और वो पूर्वी बंगाल और असम का जो सीलहट जिला था जहाँ मुस्लिम आबादी थी उससे पूर्वी पाकिस्तान बना था। लेकिन देश की आज़ादी के पश्चात से ही जो पाकिस्तान की राजनीति थी, प्रशासन और सेना, उसमें पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था, खासकर वहाँ के पंजाबियों का दबदबा था। और उस समय क्या था, पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो बंगाली बोलते थे, बंगाली खान पान था, बंगाली पहनावा था, तो वहाँ के पंजाबी उनको जो है दोयम दर्जे का नागरिक मानते थे, उनको बंगालियों को और इन्फीरियर दृष्टि से उनको देखा जाता था और राजनीति में उनका दबदबा ही था। लेकिन क्या हुआ, 1970 के जो आम चुनाव हुए, 1970 के आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी आवामी लीग और वो चुनाव में क्लीन स्वीप कर गई और बहुमत प्राप्त कर लिया, क्योंकि पूरी बंगाल की जो सीटें थी पूरी पाकिस्तान की उन सभी सीटों को वो जीत गई और वो मेजोरिटी में। शेख मुजीबुर रहमान जब जीत गए तो ये बात वहाँ के पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य शासकों को पसंद नहीं आई। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया, जनादेश को ठुकरा दिया और परिणामों को मानने से इनकार कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें आवामी लीग के कार्यकर्ता और आम जनता सड़कों पर उतर आई, क्योंकि पहली बार कोई बंगाली जो था उसकी हुकूमत स्थापित होने जा रही थी। तो जब उन्होंने सड़कों पर उतर गए, धरने प्रदर्शन शुरू हुए, तो जनरल याहिया खान जो था, उन्होंने आर्मी चीफ थे, वो आर्मी चीफ थे। जनरल याहिया खान ने क्या किया, 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट 26 मार्च को शुरू कर दिया। 26 मार्च 1971 को, हाँ, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो आंदोलन धरने प्रदर्शन थे उनको कुचलने के लिए और उनकी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को कुचलने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। और इसमें जो बंगाली जो लोग थे जो पूर्वी पाकिस्तान के, उनके ऊपर बड़े पैमाने पर अत्याचार शुरू हो गए। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी बहुत दूरदर्शी महिला थी और उन्हें भविष्य की घटनाओं का अंदाजा भी हो सकता था कि घटनाएं किस तरह करवट ले सकती हैं। उस समय हम पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो मोर्चों पर हम शत्रु से घिरे हुए थे। तो इंदिरा गांधी का मानना था कि एक अच्छा मौका है जब हमें पाकिस्तान पर आक्रमण कर देना चाहिए। और अप्रैल 1971 में उन्होंने जो हमारे सैम मानेकशॉ जो फील्ड मार्शल थे उनको भी कहा कि अपन अटैक कर देते हैं, लेकिन मानेकशॉ ने कहा कि ये अभी उचित समय नहीं है, हमें तैयारी के लिए भी समय चाहिए। वायरल होती है वो, हाँ, हमें तैयारी के लिए समय चाहिए। दूसरी बात, वहाँ के लोकल लोगों का हमें अभी सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये इंदिरा गांधी ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि लोकल मुक्ति वाहिनी सेना का जो खुफिया तंत्र था उसका युद्ध में बहुत बड़ा योगदान रहा था। और थोड़ा सा सर ये मुक्ति वाहिनी पे भी हमें थोड़ा सा ब्रीफ करके बताइए, ये सेना में इसमें कौन कौन लोग थे, ये किन की सेना थी? मुक्ति वाहिनी के अंदर वो लोग थे जो एक तो सैनिक थे जो पाकिस्तान की सेना में शामिल रहे थे या शामिल थे और इस बात से नाराज थे कि शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और नतीजे नहीं माने गए। कुछ गैर सैनिक भी थे, आम नागरिक भी थे और आवामी लीग के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थे। तो अंतोगत्वा मुक्ति वाहिनी सेना के वो थी जो बांग्लादेश की लड़ाई के लिए लड़ रही थी, जो मुक्ति चाहती थी पश्चिमी पाकिस्तान से और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहती थी, तो वो मुक्ति वाहिनी थी। तो मैं अपन बात कर रहे थे कि युद्ध की पृष्ठभूमि में, तो इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने क्या किया, 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ संधि। थोड़ा सा इसमें ये भी मैं भी कि युद्ध से पहले ये संधि हुई थी
जैसा अपन पहले बात भी कर रहे थे, तो जो इंदिरा गांधी हैं और यूएसएसआर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, संधि होती है जी। तो थोड़ा सा हाँ बता रहे थे आप। क्या था, ग्लोबल पॉलिटिक्स में उस समय सोवियत संघ और अमेरिका में वर्चस्व की जंग चल रही थी, क्योंकि शीत युद्ध के बाद ये दो महाशक्तियां बनकर उभरी थी और इन्होंने अनेक सैनिक संधियां उस समय की थी। जैसे अमेरिका ने नाटो संगठन बनाया जो आज भी अस्तित्व में है, और इसी तरह एशिया के अंदर राष्ट्रों को अपने पक्ष में लाने के लिए अमेरिका ने साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीएटो और सेंट्रल ईस्ट नेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो के नाम से संधियां की थी, जिसमें पाकिस्तान सदस्य था। संधि के अंदर यह था कि अगर पाकिस्तान पर आक्रमण होता है तो अमेरिका उसका साथ देगा, हथियार मुहैया कराएगा और पाकिस्तान का समर्थन करेगा। अब ये आज भी हैं, एक्टिव हैं, ये जो आपने अभी ऑर्गेनाइजेशन गिनवाए, ये आज भी हैं या उस टाइम के स्थगित हो गए, उस समय अस्तित्व में थे, आगे अभी नाटो अस्तित्व में है। तो उस समय भारत को ये लगा कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध के हालात जो कि बनने वाले हैं, इंदिरा गांधी को भान था, तो हमारा वैश्विक राजनीति में कोई पैरोकार समर्थक तो होना चाहिए, और वो सोवियत संघ ही हो सकता था। भारत चूंकि गुटनिरपेक्ष देश था, और गुटनिरपेक्ष का मतलब था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 9 अगस्त 1971 को 20 वर्षीय शांति, मित्रता और सहयोग की संधि कर ली। यद्यपि उससे अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड जो निक्सन थे, उन्होंने आरोप लगाया कि भारत देखो गुटनिरपेक्षता का दिखावा करता है और इनकी असली हकीकत सामने आ गई है, ये सोवियत संघ के साथ संधि में शामिल हो गए हैं। हेनरी किसिंगर जो थे, हाँ, हेनरी किसिंगर ने भी उसकी आलोचना की। लेकिन हमें अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता में रखना था। इंदिरा गांधी ने उस समय बयान दिया था कि कोई विदेशी राष्ट्र भारत को ये बताने की हिम्मत ना करे कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत के लिए उसकी क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय हित प्राथमिक है, और भारत के हित में जो संभव होगा वो हम करेंगे। तो वो संधि फिर उन्होंने, हाँ, तो वो संधि हो गई। इसके पश्चात क्या हुआ कि शरणार्थियों की समस्या भारत में बढ़ने लगी। बांग्लादेश के अंदर गृह युद्ध चल रहा था। ये जो संधि हुई थी, इसका मतलब एक तरीके से ये इंदिरा गांधी का पूर्वानुमान था युद्ध का। हाँ, युद्ध इस वजह से उन्होंने बिल्कुल, उनको ये था कि युद्ध हो सकता है, हालात जिस तरह के बन रहे, युद्ध हो सकता है, तो सोवियत संघ हमारा समर्थक देश बने, युद्ध में हमारे साथ आए, तो एक एग्रीमेंट तो उसके अंदर होना चाहिए कि जैसे अगर अमेरिका हथियार उपलब्ध कराता है तो हमें सोवियत संघ से सहायता मिलेगी उस स्थिति में। तो ये सोचकर संधि की गई थी, और इस संधि का हमें फायदा भी मिला। तो इसके पश्चात जब मैं आपको बता रहा था कि शरणार्थियों की समस्या, शरणार्थियों की समस्या हमारे यहाँ बढ़ने लग गई, क्योंकि जो अत्याचार पाकिस्तान की जो सेना वहाँ कर रही थी, उस अत्याचारों के परिणाम स्वरूप हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर, असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में बहुत बड़ी संख्या में, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी हमारे यहाँ आ गए। हाँ, 1 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी हमारे आ गए। तब उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनको संभालने की दिक्कत, तो हालात ऐसे बनते जा रहे थे कि शरणार्थी समस्या बढ़ गई। भारत बार बार कह रहा था कि पाकिस्तान इसको जो है विवाद का निपटारा करे, लेकिन पाकिस्तान की सेना अत्याचार कर रही थी। पाकिस्तान का आरोप ये था कि भारत के द्वारा शरणार्थियों को जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और मुक्ति वाहिनी के जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग देकर, हथियार देकर और युद्ध के लिए प्रेरित किया जा रहा है। भारत हमारे आंतरिक मामलों में दखल कर रहा है। भारत का कहना था कि ऐसा नहीं है, हम जो है शरणार्थी अगर हमारे यहाँ आ रहे हैं तो मानवीय पहलू को दृष्टिगत रखते हुए हम उनको यहाँ शरण दे रहे हैं। तो स्थिति ये हो गई कि 1 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी हो गए, और उन परिस्थितियों में युद्ध शुरू हो गया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हमारे 8 स्टेशनों पे हमला कर दिया। पाकिस्तान ने खुद पहल की। भारत ने आक्रमण नहीं किया। भारत कभी भी किसी राष्ट्र पर पहले आक्रमण नहीं करता है। ये हमारी नीति रही है कि हम कोई आक्रामक राष्ट्र नहीं है, हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक जिम्मेदार राष्ट्र है। हम वैश्विक शांति के प्रोकार हैं और संयुक्त राष्ट्र चार्टर से बंधे हुए हैं। तो 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने युद्ध किया। उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास की रोटी खा लेंगे, लेकिन हजारों वर्षों तक भारत के साथ युद्ध करेंगे कश्मीर के लिए और अपने हितों के लिए। किसने कहा था? जुल्फिकार अली भुट्टो का यह बयान था कि हमें चाहे घास की रोटी खानी पड़े, लेकिन हजारों वर्षों के साथ युद्ध करना पड़े भारत के साथ, लेकिन हम घुटने नहीं टेकेंगे और भारत के विरुद्ध युद्ध करेंगे। तो लेकिन उनको ये नहीं था कि युद्ध जो है केवल 13 दिन ही चलेगा, 13 दिन में समिट जाएगा। हजारों वर्षों की युद्ध की बात करने वाले लोग 13 दिन में घुटने टेक दिए। सही है। मतलब 16 दिसंबर को उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो 16 दिसंबर को उन्होंने सरेंडर कर लिया। लेकिन युद्ध के दौरान की जो घटनाएं हैं वो बड़े मायने रखती हैं कि भारत ने जो है किस प्रकार से उसमें संघर्ष किया। अगर अपन उसकी बात करें, युद्ध के दौरान की घटनाएं, कौन नायक थे उस युद्ध के? हाँ, थोड़ा सा ये बताइए कि उस टाइम में मतलब कौन कौन लोग थे जिन्होंने मतलब आगे रह के फ्रंट फुट पे अपना योगदान दिया युद्ध के लिए? देखो, उस युद्ध के दौरान क्या था कि बहुत सारे लोगों का, पूरी सेना का योगदान था, लेकिन कुछ वो लोग थे जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे थे, जिसमें मैं बात कर सकता हूँ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बात कर सकते हैं। एक फिल्म भी बनी है। जी हाँ, मानेकशॉ पे मूवी बनी है। तो वो मानेकशॉ का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मानेकशॉ ने जब इंदिरा गांधी ने बुलाया था अप्रैल में, तभी से उन्होंने रणनीति बनानी शुरू कर दी थी कि युद्ध हुआ तो हमारी सेना कहाँ मूव करेगी, किन ठिकानों पर हमला करेगी, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। और उन्होंने ईस्टर्न कमांड जो है, हमारी जो पूर्वी कमान है, उसके जो कमांडर थे
जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जिनके सामने घुटने टेके थे पाकिस्तान की सेना ने, उनको अहम जिम्मेदारियां उन्होंने दी। इसके अलावा उन्होंने अपने जो कॉन्फिडेंशियल जो लोग थे, एयर चीफ मार्शल एलसी लाल जो उसके अंदर थे, नंदा थे, सगत सिंह जी जो थे, जनरल सगत सिंह, और इसके अलावा चंदन सिंह जी थे, मेजर स्वराज थे, इन सबको जो की पोस्ट थी उन पे उनको लगाया, और ये उनकी जो रणनीति थी वो कामयाब भी रही। कामयाब कैसे रही अगर इस पहलू की अपन बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जनरल जैकब जो थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है सरेंडर एट ढाका। ढाका में जो आत्मसमर्पण उन्होंने किया था, उस पर जनरल जैकब ने कहा कि शुरुआत में मैं चाह रहा था कि सीधा ढाका पे कब्जा कर लिया जाए, लेकिन मानेकशा कहते थे कि हमें चटगांव और खुलना पर कब्जा करना है, क्योंकि चटगांव और खुलना जो थे वो सामरिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। पाकिस्तान की अगर सेना लैंड करती तो वहां करती, तो अगर हम इन पे कब्जा कर लेंगे तो पाकिस्तान की जो सेना जो आएगी वो वहां से लैंड नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने इस पर कब्जा करने की रणनीति बनाई। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें पहले ढाका पे कब्जा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने मानेकशा ने मना कर दिया। लेकिन सगत सिंह जो थे वो भैरव बाजार, सियालकोट, इन सबको बाईपास करते हुए सीधे किसकी ओर बढ़े, ढाका की ओर बढ़े, और ढाका पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। दो फ्रंट पे तब वार जो था उसमें दो मोर्चों पे लड़ा जा रहा था, पूर्वी मोर्चे पर भी और पश्चिमी मोर्चे पे। अपन पहले बात करते हैं पूर्वी मोर्चे की। पूर्वी मोर्चे पर सगत सिंह जो थे वो ढाका की ओर मुंह करके गए, उनको मिलिट्री माइंड बहुत अच्छा था उनका, सगत सिंह का। दूसरा जो चंदन सिंह थे, उन्होंने MI हेलीकॉप्टर से और मेघना नदी के पार उन्होंने हथियार, तोप और सैनिकों को पहुंचाया। इसी तरह स्वराज जो थे, मेजर स्वराज, उन्होंने क्या किया कि जो चटगांव के अंदर हमारी आधी जो सेना थी, आधी जो डिवीजन थी सेना की, वो चटगांव में उन्होंने की। तो ये जो उनके जो पैलेसेस थे पाकिस्तान के, वो भारत के कब्जे में आ गए, और 16 दिसंबर को ढाका में उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो ये पूर्वी मोर्चे पर तो उन्होंने शिकस्त खाई, पश्चिमी मोर्चे पर भी उनकी हालत खराब हो गई। जो एयर चीफ मार्शल जो LC लाल हैं, उन्होंने जो 1971 के युद्ध की जो स्मृतियाँ जो उन्होंने साझा की हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी, और माई ईयर्स विद IAF के नाम से उनकी पुस्तक है, इंडियन एयरफोर्स के साथ मेरा समय। उस पुस्तक में LC लाल ने बताया है कि हमारी जो वायुसेना थी, उन्होंने एक तो हाजीपीर के जंगलों में जो उनका मिलिट्री बेस था वो नष्ट कर दिया। अच्छा। इसके अलावा उन्होंने चंगामंगा के जंगल जो थे, उनके अंदर जो उनका आयुध डिपो था, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। इसके अलावा जो ढाका के अंदर सेना जो थी, हमारी जो एयरफोर्स जो थी, उन्होंने उनका जो गवर्नमेंट जो हाउस था उसको क्या कर दिया, तबाह कर दिया। तो जनरल नियाजी जो था उसके हौसले टूट गए, क्योंकि साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से पाकिस्तान टूट गया कि हमारी थल सेना तो आगे बढ़ी रही थी, हमारी वायुसेना ने उनके हौसले पस्त कर दिए। मतलब 7500 उड़ान भरी गई, जबकि 1965 में युद्ध जो था 23 दिन चला था, हमने केवल 4000 उड़ान भरी थी, लेकिन वहाँ 13 दिन के दौरान 7500 उड़ानें हमारी वायुसेना ने भरी। तो उनके उस मानसिक मनोवैज्ञानिक रूप से टूट गए। अभी हमने पहलगाम हमले के दौरान हमारी सेना की, पहलगाम हमले के बाद हमने देखा है कि हमारी वायुसेना की क्या भूमिका रही है। हमने चीन से बने बड़े JF-17 जैसे उनके जो बड़े लड़ाकू विमान जिनकी वो बड़ी प्रशंसा करते थे, उनको हमने नष्ट कर दिया। उन्होंने तो एयर डिफेंस सिस्टम को हमने तबाह कर दिया। एयरबेस को भी उन्होंने उड़ा दिया था, बाद में पता लगा। मतलब खूब सारी झूठी खबरें भी सोशल मीडिया वो तो खैर वो प्लांट करते हैं, वो अपनी पीठ थपथपाने के लिए कह रहे हैं। और युद्ध परिणाम पे, अच्छा आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये बता रहा था, उस समय हमारी जो नौसेना थी उसका बहुत बड़ा रोल रहा था। नौसेना ने उनके जो कराची के अंदर, जो कैनारी के अंदर उनका जो तेल शोधक कारखाना था, अटक तेल शोधक कारखाना था, सिंध में उनका जो सुई गैस जो कारखाना था, उन सबको तबाह कर दिया। और एक वाकया उसके अंदर आता है कि जो उस समय जो मिलिट्री के हमारी जो पनडुब्बियों के जो चालक हुआ करते थे, वो किस में रूसी भाषा में बात करते थे, ताकि उसको वो क्या न कर सके, डिकोड ना कर सके कि ये क्या स्ट्रेटेजी हमारी है। तो कराची के ऊपर जब अटैक हुआ तो वो समझ गए कि चारों तरफ से हम घिर चुके हैं और सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को जो है पाकिस्तान की सेना ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। ये युद्ध परिणाम ये हुआ कि उनके 93,000 से ज़्यादा सैनिक, मतलब वो एक ऐतिहासिक पल था कि उनकी 93,000 से ज़्यादा सैनिकों ने हथियार डाल दिए, क्योंकि वहाँ की सेना के जो लोग जो थे वो समझ चुके थे। ये सबसे बड़ा सरेंडर था। हाँ, ये सबसे बड़ा सरेंडर था भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों में। 93,000 से ज़्यादा ऐसे सुनने में आता है कि वर्ल्ड वार के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सबसे बड़ा समर्पण ये हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार तो खैर बड़ा गेम था, लेकिन इसके अंदर जो है बड़ा समर्पण इसके अंदर हुआ, और हमने उनकी 15,010 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। हालांकि शिमला समझौते में हमने उस जमीन का बड़ा हिस्सा दे दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र था उसका हमने 883 वर्ग किलोमीटर का एरिया हमारी सेना तब तक कब्जा चुकी थी 1971 के वार में, वो हमने सरेंडर नहीं किया समझौते। हाँ, वो अभी हमारे कब्जे में है। हाँ, उसमें क्या हुआ कि नई जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो थी वो स्थापित होगी, वास्तविक नियंत्रण रेखा उस युद्ध के पश्चात हमारी स्थापित हुई। हालांकि 160 वर्ग किलोमीटर का जम्मू कश्मीर का इलाका पाकिस्तान ने भी कब्जाया था कुछ हिस्सा, क्योंकि वहाँ वो मुड़ रहे थे, वो अभी भी उनके पास है। और 883 वर्ग किलोमीटर का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो पाक अधिकृत कश्मीर का जो हिस्सा था, वो हमने ले लिया था उस समय। ठीक है सर, मैं अब चाहूँगा कि थोड़ा सा आप, हम कल्विनेशन की तरफ जा रहे हैं, तो शिमला समझौता जो हुआ उस एक तो थोड़ा सा उसका हल्का सा ब्रीफ दीजिए, और उसमें हमने क्या खोया और क्या पाया।
शिमला समझौते जो हुआ उसके मैं बताऊं, जुल्फिकार अली भुट्टो जो ये कहता था कि हजारों साल युद्ध लड़ेंगे, घास की रोटी खाएंगे, लेकिन हम भारत के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, वो 13 दिन में उन्होंने सरेंडर कर दिया। और जुल्फिकार अली भुट्टो जो ये कथन कहने वाले थे, वो अपनी पुत्री बेनजीर भुट्टो के साथ भारत पधारे, समझौते में बेटे के साथ आए 27 जून को यहाँ आए। 4-5 दिन तक हमारी वार्ता चली। पाकिस्तान हठधर्मिता अपनाए हुए था, पाकिस्तान सरेंडर की स्थिति कर रखी थी, लेकिन हठधर्मिता ये अपना रखी थी कि जो है पूरी हमारी सेनाएं लौटें और सारी ज़मीन हमारी लौटाई जाए। और पाकिस्तान वो बांग्लादेश बनाने के भी समर्थक नहीं थे, लेकिन चूंकि बांग्लादेश तो बन चुका था, मुक्ति वाहिनी सेना और भारतीय सेना के जो पराक्रम की वजह से शेख मुजीबुर रहमान एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में कामयाब हो गए थे। तो जुल्फिकार अली भुट्टो यहाँ पहुँचे और 2 जुलाई 1971 को जब वो लौटने वाले थे 2 जुलाई को, लेकिन तभी इंदिरा गांधी भी समझौते के लिए तैयार हो गई, वार्ता की टेबल पे आ गए और समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। समझौते के आउटकम्स ये थे कि एक सबसे बड़ा जो उसमें था कि भारत और पाकिस्तान जो हैं इस कश्मीर की समस्या को और जो भी आपसी विवाद है उनको द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाएंगे, यानी किसी तीसरे पक्ष की, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और राष्ट्र, उसकी मध्यस्थता इसमें स्वीकार नहीं की जाएगी और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को नहीं उठाएगा, यानी ये हमारा आपसी मामला है और हम ही सुलझाएंगे। ये उस एग्रीमेंट की शर्तें ये उसमें समझौते हुए एग्री हो गए थे। हमने उनके जो 93,000 से ज़्यादा सैनिक थे वो हमने लौटा दिए। यद्यपि उन जो युद्धबंदी थे, भारत में मानवता का जो है उदाहरण पेश करते हुए उन युद्धबंदियों को बहुत अच्छा व्यवहार उनके साथ किया गया। आगरा के अंदर जो हमारे टॉमस मैथ्यू जनरल हैं वो बताते हैं कि मैं एक बार आगरा गया था, युद्धबंदी वहाँ कैद थे, तो जब मैं गया तो सभी पाकिस्तानी जो सैनिक थे बैरक के अंदर वो सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। कुछ स्पेशल फोर्स के जवान थे वो नहीं खड़े हुए। पूछा गया भाई आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए, तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे कारण ये है कि मुझे क्या पता कि मेरे जो पुत्री है, पत्नी है और परिवार के लोग वो सुरक्षित है, क्योंकि भारतीय सेना उन इलाकों में कब्जा कर चुकी है। तो ये लग रहा था कि इंडिया की सेना ने बर्बरता की होगी, निर्दयता की होगी जीते हुए इलाकों के अंदर जो है, तो मैं क्यों खड़ा हूँ जब मैं यही नहीं जानता कि मेरा परिवार जिंदा है या नहीं। तो टॉमस मैथ्यू ने कहा कि जल्दी मैं आपके परिवार का पता कराता हूँ। तो उस समय जो हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो DGMO थे वो थे KK सिंह जी, जनरल KK सिंह जी। जनरल KK सिंह जी से उन्होंने लेटर लिखा और पता करवाया कि भाई उसका परिवार सुरक्षित है। और उस सैनिक को जब ये जानकारी दी तो वो सैनिक बड़ा खुश हुआ और उन्होंने उन्हें सल्यूट दिया। ये इस बात का उदाहरण है कि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है और हम जिनेवा समझौते में जो युद्धबंदियों के साथ व्यवहार की शर्तें हैं उनकी पूर्णतः पालना करते हैं। हम उनके साथ किसी प्रकार की एट्रोसिटी और जो ब्रूटिलिटी है वो हम नहीं करते हैं। तो हमने उसका पालन किया, हमने युद्धबंदी उनके लौटा दिए। जो इलाका हमने बहुत बड़ा इलाका 15,010 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो हमारे कब्जे में था वो भी मोस्टली हमने लौटा दिया। JNK का 883 वर्ग किलोमीटर का इलाका हमने रख लिया था। तो ये शिमला समझौते में बात तय हुई। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शिमला समझौते का तो बार बार अतिक्रमण करता है। जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के जब सम्मेलन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसको उठाता है। और अभी भी पहलगाम हमले के बाद में अमेरिका जो कह रहा है कि भाई हमने इसमें मध्यस्थता की और हम भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाने में सफल रहे, तो मेरा मानना ये है कि किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता हम शिमला समझौते के अनुसार स्वीकार नहीं कर सकते और इस पर खुद पाकिस्तान भी एग्री है। ये शिमला समझौते का अतिक्रमण है। तो सर थोड़ा सा ये बताइए कि हमें क्या मिला शिमला समझौते से? शिमला समझौते से ये हो गया कि एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में उसको पेश किया जा रहा था। अब वो समस्या कौन सी समस्या के रूप में बदल गई? वो द्विपक्षीय समस्या के रूप में तब्दील हो गई, यानी वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं रहा। जब ये ट्रंप साहब ने कहा था कि हजारों वर्षों की समस्या है, ये हजारों वर्षों की समस्या नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है। दूसरा, भारत की जो स्थिति थी वो मजबूत हुई, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की साख में वृद्धि हुई, एशिया में भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आया कि उसे पराजित नहीं किया जा सकता। तीसरा ये हुआ कि बांग्लादेश नामक राष्ट्र का निर्माण हुआ। हमें दोनों मोर्चों पर जो लड़ना पड़ रहा था, बांग्लादेश हमारे पक्ष में आया। बांग्लादेश ने स्वयं को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया और भारत का मित्र राष्ट्र भी रहा। और अभी जब शेख हसीना की सरकार रहती है तो हमारे साथ बांग्लादेश के संबंध बेहद अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो शेख मुजीबुर रहमान जो बंगबंधु के नाम से जाने जाते हैं उनकी सुपुत्री है। तो यानी हमने अब कम से कम अपने पड़ोस में स्थित एक शत्रु को मित्र में बदलने में हमने कामयाबी उस युद्ध से हासिल की। और पाकिस्तान जो था उस युद्ध के घाव आज तक नहीं भूल पाया है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा उसका जो है एक नए राष्ट्र के रूप में उभर कर आ गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इधर से पाकिस्तान तो था ही, उधर से बांग्लादेश भी, ऐसा लगता है वहाँ के लोग भी कोई खास इंडिया के लिए उनका परिस्थितियाँ बदल गई हैं। शेख हसीना के साथ विद्रोह के पश्चात जो मोहम्मद यूनुस जो इस समय एडवाइजर हैं, उसके बाद हालात बदले हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि 1971 के युद्ध ने एक निर्णायक भूमिका भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में अभिवृद्धि में निभाई, भारत की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में निभाई और भारत की संप्रभुता की रक्षा में निभाई। और इंदिरा गांधी जो थी उनका एक पहलू ये भी था कि भाई मानवता के नाते भी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। ये युद्ध का हमारा आउटकम था। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू राजेश जी। थोड़ी सी हमने बातचीत की, हम आगे भी और मुद्दों पे बातचीत करते रहेंगे। और साथियों आप भी थोड़ा सा लोगों से शेयर करिए, अपने प्रीशियस कमेंट दीजिए
और इसी तरह के मुद्दों पे हम और भी आगे आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहेंगे और आप प्यार दीजिए। उम्मीद है कि सर की बातचीत, सर के साथ जो हमने बातचीत की वो आपको अच्छी लगी होगी। हम और सर से कोशिश करेंगे कि आगे भी अलग अलग मुद्दों से, क्योंकि सर को पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं, जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, उन पे सर की काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो और भी हम मुद्दों पे सर आपसे बातचीत करते रहेंगे। टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।